नमस्कार और स्वागत है आप सभी का IAS पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आज के हमारे जो डिस्कशन का प्रमुख बिंदु रहेगा वो रहेगा द हिंदू डेली न्यूज़पेपर और उसकी एडिटोरियल पेज के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की एनालिसिस करना। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल होगा एडिटोरियल पेज का वो है लेसन्स फॉर इंडिया। इसी के अंतर्गत जो जो आर्टिकल्स एडिटर हम तक पहुंचाना चाहते हैं, जिन बातों को हम तक एडिटर भेजना चाहता है, उन सभी बातों को हम समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इस आर्टिकल्स के अंदर क्या कहा गया है। तो बात करें यदि हम इस आर्टिकल की लेसन्स फॉर इंडिया कि इस आर्टिकल के अंतर्गत इस स्टेटमेंट के द्वारा जो हमारा टाइटल इसका दिया हुआ है लेसन्स फॉर इंडिया यानी भारत के लिए सीख। तो आखिर किस घटना का वर्णन है जिसमें भारत को किस घटना से भारत को सीख लेना चाहिए या फिर किन घटनाओं के घटित होने पर एडिटर इन सभी बातों का उल्लेख कर रहा है, उन सभी बातों को थोड़ा हम समझते हैं और इसके बैकग्राउंड को थोड़ा एक सेकंड के लिए समझते हैं। यदि हम बात करें इस घटना में इस आर्टिकल के अंतर्गत किन बातों का वर्णन किया गया तो वो ये है कि सन 2012 में फरवरी सन 2012 में भारतीय मछुआरों की कुछ इटालियन नौसैनिकों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। यानी कि इटालियन नौसैनिकों के द्वारा भारतीय 2 मछुआरों की हत्या कर दी जाती है और इससे संबंधित अभी तक केस चल रहा था। और इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ने ये कहा कि भारत का जो क्षेत्राधिकार था, जो उसका भारतीय जो सीमा थी, जब उसने उन दोनों सैनिकों को गिरफ्तार किया और उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई करना चाहा तो इस संदर्भ में इंटरनेशनल कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो क्षेत्राधिकार है उस पर कार्रवाई करने का वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी सीमा समाप्त होती थी और इस पर जो भी कार्रवाई करेगा वो करेगा इटली। तो ये कहीं ना कहीं भारत की डिप्लोमेटिक फॉलआउट है, भारत की कूटनीतिक स्तर पे हार है। तो इस हार से भारत को क्या सीखना चाहिए, इसीलिए इस टॉपिक का नाम, इस टाइटल का नाम रखा हुआ है लेसन्स फॉर इंडिया। तो भारत के लिए सीख या भारत के लिए पाठ, भारत को क्या सीखना चाहिए। सबसे पहली बात कि किसी आर्टिकल को पढ़ते समय आपको ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इस आर्टिकल के सेंट्रल आइडिया को पकड़ें कि इस आर्टिकल के अंतर्गत हमको क्या केंद्रीय विचार देने का प्रयास कर रहा है एडिटर, उन सभी बातों को नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन आप याद कर लें, इसके सेंट्रल आइडिया को आपको भापना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट को। द इटालियन मरीन्स केस meets with a disappointing end as India loses right to trial। जो ये घटनाएं घटी थी उसमें जो इटालियन मरीन्स थे, जो इटालियन मरीन्स का जो केस चल रहा था उसमें भारत को डिसअपॉइंटिंग एंड मिली है, यानी निराशाजनक उसकी इसके संपूर्ण क्रियाकलापों की निराशाजनक समाप्ति हुई है, यानी भारत के हाथों निराशा लगी है। एज इंडिया लॉजेज राइट टू ट्रायल, यानी भारत जो भी उस पर मतलब कि अपना जो भी क्रियाकलाप करना चाह रहा था उन सभी दोनों अभियुक्तों पर, उन सब का जो राइट था, उन सभी का जो अधिकार था, भारत ने लॉस कर दिया, खो दिया। तो पहले जो स्टेटमेंट में लिखा है उसको थोड़ा हम और विस्तृत समझते हैं कि इस आर्टिकल के अंतर्गत यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है या फिर कोई राष्ट्र है या फिर कंट्री है, उन सभी को अपने वर्तमान में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं एक लेसन की तरह लेना चाहिए और उनसे सीखते हुए अपने फ्यूचर में कदम बढ़ाना चाहिए। ये हर स्टूडेंट के लिए भी एक बढ़िया स्टेटमेंट है और एक कंट्री के लिए भी एडिटर ये कहना चाहता है। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल हमने जस्ट पढ़ा एडिटोरियल में, वो हमारे इसी एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इस आर्टिकल के अंतर्गत यह बताया जा रहा है कि जो घटना है, इसका जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, वो है फरवरी 2012 की। उसमें केरल के समुद्र के तट पर इटली के कुछ नौसैनिकों के द्वारा 2 भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी जाती है। इस संबंध में क्या होता है कि भारत ने कहा कि वो इसके लिए दोनों नौसैनिकों पर मुकदमा चलाएगा और इस पर इटली ने ये कहा और इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा भी हाल ही में बयान आया कि जो घटना घटित हुई है वो भारतीय सीमा के दायरे से बाहर है, अतः भारत इस पर कोई भी एक्शन या कार्रवाई नहीं कर सकता। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो भी भारत के डिप्लोमेटिक जो फाल हुआ है, जो कूटनीतिक स्तर पे हार हुई है, उन सभी को एक्सपोज कर रहा है जो हमारा आज का एडिटर है। तो पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट को। द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस फॉर द 2 केरला फिशरमैन शॉट डेड बाई इटालियन मरीन्स फ्रॉम द इनरिका लेक सी अबाउट 20.5 nautical miles ऑफ इंडियाज coast इन फरवरी 2012 हैज एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। जो बातें अभी जस्ट हमने बताया वही हमारे पहले स्टेटमेंट में दिख रहा है कि केरला के 2 मजदूर थे, उनकी हत्या कर दी गई और जो नाविक थे, इटालियन नाविक थे, उनकी जो नाव, जिस नाव पे वो सवार थे, उस नाव का नाम था एनरिका लेक्सी, जो कि भारतीय इंडियन कोस्ट से 20.5 nautical miles दूरी पर स्थित थी और वहीं पे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो आगे स्टार्ट है कि द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन
court has ruled that India does not have jurisdiction to try the Marines, who it held were entitled to immunity as they were acting on behalf of state. अब देखिए स्टार्ट करता है, इसमें क्या बात कर रहा है कि भारत दरअसल भारत की तरफ से कुछ गलतियां हो गई। जैसे कि हम बात करें कि 2012 का ये केस है, 12 के बाद 15 आया, 15 में कुछ ढील हो गई भारत की वजह से, कुछ उसमें लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उन दोनों सैनिकों को, उन दोनों जो भी सैनिक थे उनको जमानत मिल गई, और जमानत मिलने के साथ ही वो इटली चले गए। इटली जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि उन दोनों की वापसी नहीं देखी गई। और इसी क्रम में भारत को ये कहा जा रहा है कि अब जो हाल ही में बयान आया है इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा, उसने यही एडवाइजरी जारी की है कि जो भारत का जो विशेषाधिकार था, जो क्षेत्राधिकार था, वो वहाँ पे नहीं था। इसके कारण भारत उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है, और भारत जो भी कार्रवाई इस पर करेगा वो करेगा इटली। तो यही सब बातों की चर्चा इसमें कर रहा है। और आगे बात करेंगे, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA इन द हेग एडमिटेड दैट बोथ इंडिया एंड इटली हैड concurrent jurisdiction in the matter, but concluded that Marines immunity preclude India's jurisdiction. इसमें बात कर रहा है जो PCA है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है उस हेग नीदरलैंड, उसने दोनों इंडिया और इटली दोनों को कहा कि आपस में आप लोग मध्यस्थता करने के साथ, मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ, आप दोनों इस पर बातें कर लीजिए, और जो भी कंक्लूड हो रहा है, जो इसमें जो भी समस्याएं हो रही हैं उनको आप आपस में सुलझा लीजिए। लेकिन preclude India's jurisdiction in the India favor, the PCA found that Italian vessels had violated the right and freedom of navigation of the Indian fishing vessels under UNCLOS, and the action which caused loss of life, property and harms merited compensation. और इन सभी एडवाइजरी के बाद भारत ने जो अपना उस इंटरनेशनल कोर्ट में जो भी अपनी प्रस्तुति की, जो भी अपनी बातें रखा, उसने ये कहा कि जो भी इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले में कहा गया है, जो भी कहा गया, उसके बारे में भारत ने क्या क्या अपने कदम किए थे, इन सभी घटनाओं के बाद भी जो भारत ने इस आर्टिकल के अंतर्गत कहने का प्रयास किया जा रहा है एडिटर के द्वारा, कि जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि जो मामला है भारतीय क्षेत्र के बाहर है, इटली इसे अपना क्या नाम, इसलिए इटली अपने इंस्ट्रक्शन के अनुसार इस पर कार्रवाई करेगा। तो अगर हम बात करें कि जो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि न्याय, और जिस न्याय और होप के साथ एक लंबे समय से भारत लगा हुआ था कि इन दोनों फिशरमैन को न्याय मिलेगा, जो ये घटना घटी थी 2012 में, उस पर कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला। तो भारत ने अपना पक्ष क्या रखा कि जो UNCLOS है, UNCLOS क्या होता है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं कि UNCLOS क्या होता है। ये होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यानी संयुक्त राष्ट्र की समुद्र कानूनी संधि। भारत ने ये कहा कि जब भारत ने अपना पक्ष रखा कि जो हमारे मछुआरे थे, यानी जबकि भारत ने ये स्टेटमेंट दिया कि इटली द्वारा भारतीय मछुआरों की स्वतंत्रता और अधिकार का उल्लंघन किया गया, क्योंकि जो हमारा UNCLOS है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानूनी संधि के अनुसार जो हमारा सागर है, या किसी भी देश का जो सागर और महासागर होता है, उनका जो उस पर अधिकार होता है और जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी भी कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां थी। इन सभी अधिकार और जिम्मेदारियों का इटली के द्वारा उल्लंघन किया गया है। जबकि इटली के द्वारा आप पढ़ेंगे जब नीचे दिए गए आर्टिकल्स में, तो उसने ये बयान जारी किया कि हमारे सैनिकों ने यही एडवाइजरी जारी किया कि हमें यही लगा कि जो ये दोनों मछुआरे हैं वो समुद्री लुटेरे हैं, यानी समुद्री लुटेरों की आशंका की वजह से ही उसमें उनको मार दिया गया। यानी इसमें एक वर्ड आएगा, आप देखेंगे पायरेसी, इन्हीं वर्ड के कारण उनको ये लगा कि पायरेसी यानी समुद्री लुटेरों की वजह से, समुद्री लुटेरे होने की वजह से उनको मार दिया गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो भी घटनाएं घटेंगी, एंड इंडिया वाज डील विद द डिप्लोमेटिक फॉल आउट, कि इंडिया की इसमें जो कूटनीतिक हार हुई है या जो भी सिस्टम इसमें देखने को मिला, इन सभी बातों के बावजूद जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट आता है कि इन द एंड इटली सक्सीडेड इन टेकिंग द मैटर आउट ऑफ इंडियाज़ हैंड। आप समझ चुके होंगे कि जो भी मैटर था उसने इटली ने जो भी सिस्टम थे उसको इंडिया के हाथों से अपने हाथों में लेने में सफल हो गया। इट शुड नाउ मेक गुड ऑन इट्स कमिटमेंट टू हैव द मरीन्स ट्राई अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉ। अब इंडिया इसके बावजूद भी उम्मीद करता है कि इटली जो अपने डोमेस्टिक लॉ की
साथ उन दोनों सैनिकों पे कार्रवाई करे तो ये बेहतर होगा, अच्छा होगा। अंतिम फाइनल जो वर्ड है, द टेक वे फॉर इंडिया शुड बी लेसन इन द लीगल एंड डिप्लोमेटिक डोमेन्स दैट कैन बी ड्रॉन फॉर एक्सपीरियंस। एडिटर सिर्फ अंतिम स्टेटमेंट में ये कहना चाहता है कि भारत को कानूनी क्षेत्र, डिप्लोमेटिक, लीगल एंड डिप्लोमेटिक डोमेन, कि भारत को कानूनी क्षेत्र और कूटनीतिक क्षेत्र में कुछ सबक सीखना चाहिए, जो कि ये जो भी घटनाएं घटी, अर्थात भारत को फ्रॉम एक्सपीरियंस, इस जो भी घटनाएं अनुभव की, जो भी अनुभव पिछला अनुभव रहा या जो भी घटनाएं घटी, उन सभी से भारत को कानूनी क्षेत्र और कूटनीतिक क्षेत्र में कुछ सबक लेना चाहिए और कुछ तैयारियों को मजबूत करना चाहिए। तो ये था हमारा जो टोटल आर्टिकल। इसके अंतर्गत जो भी बातें बताई गई उसको आप सभी लोग समझ लिए होंगे और तैयार कर लिए होंगे कि भारत के लिए किस प्लान की बात कर रहा है, भारत के लिए क्या सबक है, भारत से क्या गलती हुई थी, क्या घटना थी, इस घटना का क्या प्रोस्पेक्टस था, उन सभी चीज़ों को आप सभी समझ चुके होंगे। तो आइए अगले आर्टिकल्स को देखते हैं। तो देखते हैं उस स्टेटमेंट को कि उसके अंतर्गत किन सूचनाओं को हम तक देने का प्रयास किया गया है इस न्यूज़पेपर के द्वारा। तो सबसे पहली बात अगर हम बता दें आप सभी को कि हर एडिटोरियल को या फिर किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी आर्टिकल को पढ़ते समय हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, वो इस बात पे होना चाहिए कि हमारा जो इस आर्टिकल के बाद हमें क्या सेंट्रल आइडिया मिल रही है, क्या टॉपिक कवर हमारा हो रहा है। ये बात अगर हमको मिल गया तो हमको जो भी एडिटोरियल हो या फिर कोई भी द हिंदू का आर्टिकल हो, पढ़ने में मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हिंदू का एक आर्टिकल दिया हुआ है, नॉट द टाइम टू प्रॉफिटियर एनपीपीए। जैसे अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। एनपीपीए जो प्रॉफिटियर है, इसमें एनपीपीए के द्वारा जो भी प्रॉफिटियर करा कि जो ये समय है पेंडेमिक का जो टाइमिंग चल रहा है, वो प्रॉफिटियर लेने का समय नहीं, यानी फ़ायदा लेने का समय नहीं है, बल्कि किसी तरह इससे निपटने का टाइमिंग है, किसी भी तरह इससे निपटा जाए। तो यदि हम बात करें कि इसके अंतर्गत क्या बातें हमको कवर करनी चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के संबंधित हो, एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेवेंट हो, तो वो ये है कि इसमें जो एनपीपीए वर्ड आया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे अगर हम बात करें इस टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें दवा के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, किस सामान के दाम बढ़ोतरी घटोतरी की बात की जा रही है, जो कि इकोनॉमिकल, जो कि हम अगले वाली वीडियो में बात किए थे, पिछले वाले में आप सभी से। तो इसमें कवर क्या करना है हमको, जैसे एनपीपीए क्या है कि एनपीपीए ने ये कहा कि इस वक्त जो समय है, ये जो पेंडेमिक का टाइमिंग है, इसमें हमें लाभ नहीं कमाना चाहिए, बल्कि इस पेंडेमिक से निपटना चाहिए। उन सभी जो दवा विक्रेता होते हैं, जो मेडिसिन वाले सिस्टम होते हैं, उन सभी में, क्योंकि अगर बताया जा रहा है कि कोई भी अगर इसमें दवाई आएगी या फिर कोई भी दवा या फिर कोई भी इक्विपमेंट जो मेडिकल से रिलेटेड होगा, वो कुछ लोग अपने लाभ के लिए अधिक मूल्य पे बेचने का प्रयास करते हैं, अधिक वैल्यू पे बेचने का प्रयास करते हैं। लेकिन एनपीपीए ने कहा कि ऐसी कुछ एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए। समय है मिलजुल के इस समस्या से निपटने का। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या इंश्योर करने की बात की जा रही है। सबसे पहली बात, इसकी सेंट्रल आइडिया को हम पकड़ते हैं और यहीं से हमारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल को हमें सिर्फ देखना है और समझना है कि इस आर्टिकल में ओवरऑल कहा क्या रहा है कि द एनपीपीए टोल्ड द इंडस्ट्री दैन इट वाज नॉट अ बिजनेस as usual and not the time to profiteer. The medical devices industry associations have been urged to bring down the retail price of the critical equipment in the public interest। कि अभी जो हमने बताया उसी के बारे में इस पर चर्चा की गई है कि एनपीए ने कहा है कि अभी ये समय नहीं है कि हम किसी भी प्रॉफिट के बारे में सोचें, क्योंकि यदि आप प्राइस इंक्रीज करते हैं, जितने भी मेडिकल सिस्टम है उनका प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो इस पेंडेमिक के साथ साथ आप जो भी समाज है, हमारे कंट्री के जो भी लोग हैं, जो भी सदस्य हैं, उन सभी पर एक और बर्डन पेंडेमिक के साथ साथ क्रिएट कर देंगे और एक और उन पर बर्डन ऐड हो जाएगा। तो बात करें कि इसमें और क्या बातें कही गई हैं जो हमें कवर करनी चाहिए। हमें सिर्फ उसी पॉइंट को कवर करना है और कुछ नहीं। जैसे कि यदि हम बात करें कि जितने भी इसेंशियल मेडिसिन है, बात करें कि जितने भी इसेंशियल मेडिसिन हैं, उनकी एक लिस्ट ऑलरेडी कवर होती है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में यही कहा गया कि जो भी इसेंशियल मेडिसिन होते हैं, जो भी आवश्यक दवाएं होती हैं, उनकी एक ऑलरेडी सूची तैयार होती है, उनको जो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा उनकी एडवाइजरी जारी होती है, उनका दाम भी, उनके जो रेट भी फिक्स रहता है और उनके रेट में बढ़ोतरी ना हो,
इन सब पे नज़र करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया और इसी प्राधिकरण को एनपीपीए कहा जाता है। मतलब एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो यदि हम बात करें जितने भी एसेंशियल मेडिसिन हैं उनकी एक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है और उनका प्राइस आप एक रेट से ज़्यादा वो जो एनपीपीए है वो यही कहता है कि आप उसका जो दाम है एक मतलब कि रेट से जो ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो इस दाम को बेच रहा है अधिक कि कम बेच रहा है, इस पर जो जानकारी है यानी इसकी जो सूचना है जिसके माध्यम से ली जाती है वही है एनपीपीए। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे इस अगर हम बात करें कि हमने इस स्टेटमेंट में देखा कि अगर हम उनका प्राइस आप एक रेट से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इस प्रकार जो भी प्राइस रेट न करने की हम इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो प्राइस को जो मॉनिटर करने का जो कार्य है, जब प्राधिकरण जो बनाया गया है कि प्राइस को मॉनिटर किया जाए, उसको मॉनिटरिंग की जाए, तो वही एनपीपीए है। अब हमको ये लग रहा है कि अब तक जितनी भी बातें हमने आपसे की कि एनपीपीए ही इम्पॉर्टेंट है और एनपीपीए जो हमारे परीक्षा एग्ज़ाम के अप्रोच से इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो हम एनपीपीए के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि एनपीपीए क्या कह रहा है, कि एनपीपीए में हमको क्या कवर करना चाहिए। तो क्या है एनपीए, एनपीपीए क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा हम शार्ट डिस्कशन करते हैं कि एनपीपीए जो है वो है, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइस अथॉरिटी, यानी कि जो भी है राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण इसको हम कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसको हम कवर करते हैं। हमारा यहीं से टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो एनपीपीए की जो फाउंडिंग हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में, 1997 में। और मूलतः इसको जो है राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण कहा जाता है और ये दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने का जो भी दवाओं की जो कीमतें होती हैं, जो उनका रेट होता है, उनको कंट्रोल करने का एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। अर्थात एनपीपीए जो है किसी भी दवाओं की जो कीमतों का, जो भी दवाएं हमारे एसेंशियल मेडिसिन के द्वारा जारी की लिस्ट के अंतर्गत आती हैं, उन सभी के मूल्यों को, कीमतों को नियंत्रित करने का जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है वही कहलाता है हमारा एनपीपीए, वही कहलाता है एनपीपीए। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है उसके बारे में बात करें तो यह दवाओं की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं एनपीपीए जो भी महत्वपूर्ण लिस्ट में जो भी औषधियाँ, जो भी दवाइयाँ होती हैं, उन सभी का मूल्य वो निश्चित करती है। और एक महत्वपूर्ण बात और हम इसके बारे में बता दें कि यह यानी कि एनपीपीए जो केंद्रीय रसायन, ये किसके अंडर कंट्रोल की जाती है, मतलब ये किसके अंतर्गत कार्य करती है। तो वो एक क्वेश्चन इसी एडिटोरियल के अंतर्गत दिया हुआ है कि एनपीपीए जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और उसके बाद अगर हम बात करें कि यूनियन हेल्थ जो भी हमारी जो भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये उसके अंतर्गत न कार्य करते हुए जो भारतीय जो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये अपना काम करती है। जैसे अगर हम बात करें ओवरऑल हमको इस आर्टिकल से क्या कवर करना चाहिए, तो वो सिर्फ ओनली एंड ओनली इतना होगा, एनपीपीए क्या है, जो भी हमारे एसेंशियल यूजेज की जो भी दवाइयाँ हैं उनका जो रेट है उनको कंट्रोल करने के लिए जो मॉनिटरिंग की जाती है जिसके द्वारा, वही है एनपीपीए। एनपीपीए की स्थापना हुई थी 1997 में और ये दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। और एनपीपीए जो है कि यह केंद्रीय रसायन और उर्वरक जो मंत्रालय है, यानी सेंट्रल केमिकल या फिर फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा ये कार्य करता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो एनपीपीए है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, तो वो सेंट्रल केमिकल या फिर हम बोलें कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो कार्य करती है। और यदि हम बात करें इसके बारे में, तो ओवरऑल हमें यह मालूम होना चाहिए कि एनपीपीए दवाओं की उपलब्धता तथा कमी को चिन्हित करती है और दवाओं की कीमत को नियंत्रित करने के आदेशों के प्रावधानों को निष्कासन करती है, उसको कंट्रोल करती है, उसको निर्धारित करती है। अब जैसे हम बात करें कि ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से किस प्रकार इंपॉर्टेंट हो सकता है एनपीपीए, तो यदि हम बात करें कि अभी पिछले रिपोर्ट में भी, पिछले आर्टिकल्स में भी हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े, या फिर पिछले दिनों के एडिटोरियल या फिर न्यूज़पेपर की बात करें तो उनमें जब से कोरोना पेंडेमिक चल रही है, इसमें दवाओं की से क्वेश्चन उठने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे एनपीपीए हो गया, आईसीएमआर हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, इन पे क्वेश्चन अक्सर न्यूज़पेपर में बन रहे हैं। तो हो सकता है कि एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ जाए, इम्पॉर्टेंट हो। जैसे जैसे हम देखेंगे इस टाइम को देखें तो आने वाले एग्जाम्स में इसके रिलेटेड कुछ प्रश्नों की चर्चा भी की जा सकती है। और जैसे एनपीपीए हो गया हमने बताया, और आईसीएमआर हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक हो गए जो कि हमारे न्यूज़पेपर के डेली हिस्सा बन रहे हैं, तो इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन सभी को हमें तैयार करते हुए आगे बढ़ना
चाहिए। तो ये हमारे कुछ रहे आर्टिकल जिनको हमने पढ़ा, समझा और तैयार किया। देखिए, हम एक दिन में पूरा न्यूज़पेपर को कवर करने का अगर प्रयास करेंगे, चाहे कोई स्टूडेंट एक दिन में संपूर्ण न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहेगा तो बोर हो जाएगा और तैयार भी नहीं कर पाएगा। अतः सबसे पहले हम अपनी हैबिट को डेवलप करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग में, कि हमारी हैबिट कैसे डेवलप हो। तो सबसे पहले फर्स्ट से अर्थ की तरफ 0 to 100, यानी कि सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। एक एक आर्टिकल हम सीखेंगे, फिर दो दो आर्टिकल की, पहले एक आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट जगेगा, 2 आर्टिकल, फिर हम 3 आर्टिकल, इसके बाद 4 आर्टिकल्स की चर्चाएं करते करते हम धीरे धीरे हमारी जो हैबिट डेवलप हो जाएगी द हिंदू पढ़ने की, तब हमें एडिटोरियल हो या फिर अन्य आर्टिकल हो, उन सभी को पढ़ने में मज़ा आएगा और इंटरेस्ट आएगा और तैयार भी होगा। तब तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन सेम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।